नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। आज हम कुछ ऐसी कहानी देखेंगे जो खुद लोगों ने बयान की है, ऐसी कहानियों जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या भूत प्रेत आत्मा सचमुच सिर्फ कल्पना है या फिर वह सच में होते हैं। क्या यह कहानी सच है या फिर एक बनी बनाई बातें। अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके मैं नर्स के तौर पर शुरू से इसी हॉस्पिटल में ही काम कर रहा हूँ। मैं इमरजेंसी रूम में हूँ और इमरजेंसी में काम करते हुए मैंने हर तरह के डरावने केसेस का सामना किया है। खतरनाक एक्सीडेंट से लेकर मर्डर केसेस तक, कटे हुए गले, कुचले हुए सर, खून से सनी लाशें, मैंने सब कुछ देखा है। हाथ पैर कट के लटके हुए, पेट की अंतड़ियां बाहर लटकी हुई और ना जाने क्या क्या। शुरू में तो बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन अब तो जैसे इनकी आदत सी पड़ गई है। ऑलमोस्ट हर रोज ही एक ना एक एक्सीडेंट केस आ ही जाता है। मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता, लेकिन कल रात जो हुआ उसने मुझे पहली बार इतने सालों में हिलाकर रख दिया। कल रात कुछ लड़कियां हमारे यहाँ इमरजेंसी में आईं और जिस डर का मैंने तब सामना किया वैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। उस वक्त मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। उनका केस बहुत दर्द भरा था। एक सन की बीमार आदमी जो लड़कियों को किडनैप करके उनको अपने गैरेज में कैद करके रेप करता था और जब उसका मन भर जाता तब वो उनको मार डालता था। लेकिन वो लड़कियां खुशकिस्मत थीं और उस आदमी के बेसमेंट से उनको छुड़ा लिया गया था और पुलिस उसी वक्त उनको सीधा हमारे पास इमरजेंसी में लेकर आई। हमारा हॉस्पिटल बहुत बड़ा तो नहीं है और कोई रेप केस आने पर उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी हम 6 लोगों के पास ही थी और उस वक्त 6 में से सिर्फ हम 2 ही थे। मेरे साथ जो दूसरी नर्स थी उसको काम करते हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और वो भी नई ही थी। इमरजेंसी रूम के अंदर ही एक अलग प्राइवेट रूम था जो सिर्फ रेप विक्टिम्स के एग्जामिनेशन के लिए बना था। उसके साथ में ही एक और रूम था जिसमें कुछ लोगों के बैठने की जगह थी, जिससे अगर पुलिस वाले आकर पूछताछ करें तो वहां बैठकर पूछताछ करी जा सके। नॉर्मली ऐसा कोई रेप केस आता है तो पुलिस के साथ मीडिया वाले भी साथ में आते हैं, इसीलिए मुझे लग रहा था कि कई सारे मीडिया वाले भी साथ आए होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना ही किसी तरह का कोई हो हल्ला मचा था स्टाफ में। लड़कियों की हालत इतनी खराब थी कि वो बात तक नहीं कर पा रही थी। हमें यह भी नहीं पता था कि ये लड़कियां यहाँ की हैं भी या नहीं, उनको हमारी बात समझ में आ भी पा रही है या नहीं। कहीं वो किसी सेक्स रैकेट का तो पार्ट नहीं थी जिनको किसी दूसरे स्टेट या कंट्री से लाया गया था। उन सबको एग्जामिन करने के बाद जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की उनमें सबसे पहली ये थी कि उनमें से कोई भी किसी तरह का कम्युनिकेशन करने के काबिल नहीं थी। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही किसी तरह के इशारे कर रही थी। मुझे नहीं पता वो लड़कियां पढ़ी लिखी थी भी या नहीं, और उन सब की आंखें बिल्कुल सेम थी। मेरा मतलब उनकी आंखों का कलर नहीं, बल्कि उनकी आंखों में देखने पर ऐसा लग रहा था कि आप एक ही लड़की की आंखों में देख रहे हो। उन सब की आंखें नीली और ग्रे थीं, और सबसे अजीब बात, उन सब की कमर पर एक अजीब सा गड्ढा था ठीक उनके शोल्डर्स के नीचे। और मेरे इतने सालों के मेडिकल एक्सपीरियंस में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा था। वो या तो किसी तरह का कोई बर्थ डिफेक्ट था या फिर बहुत लंबे अरसे तक उनकी कमर पर कोई वेट रखा गया था जिससे उनकी कमर पर वो गड्ढे जैसा कुछ बन गया था। और उनके बाल बहुत तेजी से गिर रहे थे। एग्जामिन करने के लिए मैंने उनको कुछ ही देर के लिए लिटाया और उतनी ही देर में उनके बहुत सारे बाल झड़कर बेड पर आ गए। शायद मेल न्यूट्रिशन या विटामिन डी की कमी से ऐसा हो रहा होगा। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि इसी बीच उनकी ब्लड रिपोर्ट भी आ गई।
लेकिन उनकी ब्लड रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उनको नशा नहीं दिया गया था, ना ही उनकी बॉडी में पानी की कमी थी। उनकी हेल्थ परफेक्ट थी। उनकी स्किन पीली पड़ी हुई थी, मानो जैसे सालों किसी बंद कमरे में रहने के बाद पड़ी हो। लेकिन उनकी बॉडी में विटामिन्स की कोई कमी नहीं थी। यह मानना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो लड़कियां इतने लंबे वक्त तक कैद में थीं। मेरा मतलब उनकी हेल्थ तो मुझसे भी ज्यादा फिट थी। लेकिन सबसे अजीब चीज तो अभी देखनी बाकी थी। उनको एग्जामिन करते हुए मैंने देखा कि उनका तो कोई जेनिटिलिया ही नहीं है, मतलब कि सेक्सुअल ऑर्गन्स ही नहीं थे। आपने बिल्कुल ठीक सुना। जितनी बार भी मैंने उनका पेल्विक एग्जाम लेना चाहा, हर बार वही, नो वजाइना, नो लैबिया, यहां तक कि एनस भी नहीं। वो सब बिल्कुल किसी बारबी डॉल की तरह लग रही थी, सिवाय इसके कि एक बारबी डॉल भी उनसे ज्यादा डिटेल्ड होती है। वो सब देख के हम दोनों के तो होश ही उड़ गए। हम दोनों जल्दी से एक दूसरे रूम में गए ब्रेक लेने के लिए और बदहवासी में बातें करने लगे एक दूसरे से कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये हैं क्या और ये ऐसी क्यों दिख रही हैं, और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स का क्या। मेरी साथी नर्स मुझसे ये सब सवाल पूछ रही थी जिनका जवाब एक एक्सपीरियंस्ड नर्स होने के नाते मुझे पता होना चाहिए था। लेकिन मैं तो उससे भी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि उनके किडनैपर ने उनको किस लिए कैद करके रखा हुआ था। क्या वो उन लड़कियों पर किसी तरह का कोई सनकी एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसने उनको ऐसा बना दिया था? क्या उन लड़कियों पर किसी तरह का कोई टेस्ट या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसके बीच में से ही उनको बचा लिया गया था? शायद हमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से किसी को यहां बुला लेना चाहिए, उसने पूछा। ऐसा लग रहा था कि उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को टांके लगाकर बंद कर दिया गया है, लेकिन उनकी बॉडी पर तो किसी ऑपरेशन या किसी टांके का एक निशान तक नहीं था। अगर वो उसी हालत में वहां रहती तो अगले 1-2 दिन में ही हमें बहुत सारी चीजें पता चल सकती थी। उनके ब्लड में टॉक्सिन लेवल बढ़ जाता, जिससे काफी कुछ क्लियर हो जाता। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और मैं मेडिकल रूम की तरफ जाने लगा। जाते हुए मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले भी वहां खड़े थे और बातें कर रहे थे, और मुझे वहां देखकर वो सब चुप हो गए। क्या उनको पता था कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं था? इतने सारे सवाल आ रहे थे दिमाग में। अंदर पहुंचा तो देखा कि वो लड़की अपने बेड पर वैसे ही बैठी हुई थी जैसा मैं उसे छोड़कर गया था। काले लंबे बाल, लेकिन इस बार उसकी आंखें थोड़ी धुंधली लग रही थी। मैं उसके पास गया और उससे बोला कि मैं ही वो नर्स हूं जो तुम्हारा टेस्ट कर रहा हूं। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें बोलना आता है? क्या तुम बोल सकती हो? मैंने फिर से पूछा। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस एकटक मेरी तरफ देखती रही अपनी उन नीली भूरी आंखों से। तुम्हारी एज क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में फिजिकल एबनॉर्मलिटीज हैं? क्या तुम्हें पहले किसी डॉक्टर ने देखा है? फिर से कोई जवाब नहीं। वो मेरी तरफ देखती रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक गुस्सा था, जैसे कि उसको मेरे सवाल पूछना पसंद ना आ रहा हो। मुझे नहीं पता मुझे वो पूछना चाहिए था या नहीं, लेकिन मेरे मुंह से वर्ड्स अपने आप निकल ही गए। क्या तुम इंसान हो? और मेरे ये पूछते ही उसका मुंह खुल गया, जैसे कि वो चीख रही हो, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और उसी वक्त हमारे चारों तरफ से चीखने की आवाजें आने लगी, दूसरी लड़कियों की। बाहर खड़े पुलिस वाले तेजी से भाग के उन लड़कियों के पास आए जो बिना किसी रीजन के चीख रही थी, बिना किसी रीजन के, सिवाय मेरे उस सवाल के जो मैंने अभी अभी पूछा था। वो सब लड़कियां चीख रही थी सिवाय उस एक लड़की के।
उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से तो याद नहीं, बस इतना याद है मैं उसी वक्त वहां से उठा, अपना बैग उठाया और बिना किसी चीज की परवाह किए हॉस्पिटल से बाहर भाग गया। शायद मुझे मेरी जॉब से निकाल भी दिया जाए, लेकिन मैं वहां दोबारा नहीं जा सकता। शायद उन पुलिस वालों को अंदाजा तक नहीं था कि उनका सामना किस चीज से हुआ है, और मैं उनको कुछ नहीं बताने वाला हूं। शायद वो लड़कियां इतनी भी मासूम नहीं है जितना हम उन्हें समझ रहे थे। मैं एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी। नॉर्मली मेरा काम होता था हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट्स का टाइम टू टाइम चेकअप करना, उनके वाइटल्स लेना और उनको दवाइयाँ देना, और उनको जो भी कुछ हेल्प चाहिए होती वो हेल्प करना। लेकिन कई बार हमको किसी एक पेशेंट के साथ ही ड्यूटी पर लगा दिया जाता था, उस पर नज़र रखने के लिए। ऐसा तब होता था जब कोई पेशेंट पागल हो या फिर वो सुसाइड करने की कोशिश कर चुका हो, और ऐसे पेशेंट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। मैं तब 20 साल की थी और दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव थी, इसीलिए तरह तरह के पेशेंट्स के साथ काम करते हुए मुझे बहुत सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। एक बार एक पेशेंट ने मुझे काट लिया था, एक ने मुझे लात मारी, इधर उधर छूना और छेड़खानी भी होती रहती है। लेकिन ये वाला वाकया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये इतना डरावना था कि इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान भी कितना हैवान हो सकता है। अपने हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा और बताऊं तो 2011 में एक तूफान की चपेट में आकर हमारे हॉस्पिटल का एक हिस्सा बहुत डैमेज हो गया था। हॉस्पिटल का काम ना रुके, इसलिए हॉस्पिटल की बिहेवियरल हेल्थ फैसिलिटी को शहर से बाहर एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि वो जगह बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन वो एक सुनसान सा इलाका था। रात की शिफ्ट में शॉर्ट ब्रेक पर जब हम बाहर जाते तो आसमान के सारे तारे साफ दिखाई देते थे। दूर कुत्तों के भौंकने की भी आवाजें सुनाई देती थी। ये सब कुछ बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के माहौल जैसा ही था। नई बिल्डिंग में पावर बैकअप शुरू नहीं हुआ था, और वहां काम करते हुए हमेशा मुझे इसी बात का डर रहता था कि अगर लाइट चली गई तो क्या होगा, जो कि कुछ दिन बाद हुआ भी। लेकिन लकीली उस रात मैं वहां नहीं थी। हालांकि कोई पेशेंट भागा नहीं, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल का स्टाफ काफी घबरा गया था। एक शाम बाकी दिनों की ही तरह मैं अपनी शिफ्ट में पहुंची। मेरी ड्यूटी एक पेशेंट के साथ लगी थी। मैंने पहली वाली शिफ्ट की नर्स से चार्ज लिया तो उसने बताया कि पता नहीं इस मरीज के साथ क्यों हमारी ड्यूटी लगा रखी है। ये तो बहुत अच्छा और पोलाइट पेशेंट है और मैम बोल के ही बात करता है। उसकी एक दूसरे पेशेंट से लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेकर, और शायद इसीलिए उसके साथ नर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। इतना कहकर वो चली गई। जैसा उसने बताया था कि वो पेशेंट बहुत अच्छा है, मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी रात आराम से बीत जाएगी और ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मैं उसके बेड के बगल में ही बैठी और रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। वो पेशेंट वाकई में बहुत अच्छा था। उसने मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा। उसने मुझे अपना टैटू दिखाया और इधर उधर की बातें की। वक्त बहुत अच्छे से बीत रहा था। रात के 9 बज चुके थे और पेशेंट्स के सोने का टाइम हो गया था। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो सो गया। मैं वहीं उसके बेड के सामने ही एक कोने में दरवाजे के पास बैठ गई। मैं आपको बता दूं कि उससे पहले मैंने सिर्फ एक बार ही पेशेंट के साथ ड्यूटी की थी और मुझे इस तरह के काम की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं थी। खैर, वो अपने बेड पर आराम से सो रहा था और मैं भी चेयर पर ही बैठी थी, अपने फोन में ही कुछ पढ़ रही थी, कि अचानक रात के ठीक 1 बजे वो उठ के बैठ गया और मेरी तरफ घूरने लगा। उस वक्त उस रूम में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं नर्वस ना दिखने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसके इस तरह घूरने ने मुझे बहुत डरा दिया था। मैंने कहा, हाय, अभी सो जाओ, अभी सुबह होने में बहुत टाइम है। लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देखता रहा। फिर करीब 2 मिनट की खामोशी के बाद वो बोला, मुझे अपने पेरेंट्स को फोन करना है, मुझे उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने उसको फिर से बोला कि अभी तो रात के 1 बजे हैं, तुम सुबह फोन कर लेना। और मेरी बात सुन के वो फिर से लेट गया। मैंने चैन की सांस ली। फिर करीब 1 घंटे बाद 2 बजे मैं लंच ब्रेक के लिए गई। वहां मुझे एक दूसरी नर्स मिली। मैंने उसको उस पेशेंट की हरकत के बारे में बताया तो वो बोली, तुम में तो बड़ी हिम्मत है कि तुम अकेले उसके साथ कमरे में रही। मैंने बोला, क्यों, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो अच्छा पेशेंट है, बस उसकी एक दूसरे पेशेंट से छोटी सी लड़ाई हुई थी। और तब उसने मुझे बताया कि उसको हॉस्पिटल में इसीलिए एडमिट करवाया गया था क्योंकि वो कई दिनों से अपने पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दे रहा था और घर पे उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसकी हरकतों से परेशान होकर उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद वो कई दिनों तक जानवरों को बुरी तरह मार के उनकी लाशें उनके दरवाजे पर फेंकने लगा। और एक रात वो उनको मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। तब उसके घर वालों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब उसके कमरे की, जहां वो रह रहा था, तलाशी ली तो उनको अंदर चारों तरफ कटे फटे जानवरों की लाशें मिली। दीवारों पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। मुझे नहीं पता कि उस डे शिफ्ट वाली नर्स को यह सब पता था या नहीं, लेकिन यह सब सुनकर मैं तो बहुत डर गई थी और मुझे अकेले उसके कमरे में जाने में भी डर लग रहा था। और लगता भी क्यों ना वो आदमी एक पोटेंशियल मर्डरर था, लेकिन शिफ्ट तो पूरी करनी ही थी। उसके कमरे में जाके मैंने उसके बेड से सबसे दूर वाली जगह पर अपनी चेयर रखी और वहां बैठ गई। शुरू के 10-15 मिनट तो डर लगता रहा, लेकिन फिर मैं भी नॉर्मल फील करने लगी। वो भी गहरी नींद में सो रहा था और मैं वापस अपने फोन में पढ़ने लगी। मैं अलर्ट तो थी, लेकिन फोन में बुक पढ़ते पढ़ते मैं कब उसमें खो गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक एक आवाज से मेरा ध्यान भटका तो मैंने देखा कि वो ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक कांच का गिलास था और वो बहुत गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। ओह शिट, अब मैं क्या करूं? मैं डरती डरती खड़ी हुई और इससे पहले कि मैं एक भी कदम आगे बढ़ा पाती, उसने वो गिलास जोर से मेरे सर पर दे मारा। सर पर चोट इतनी तेज लगी थी कि कुछ सेकंड्स के लिए तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरा गला दबाने लगा। उसने इतनी जोर से मेरा गला दबाया हुआ था कि कुछ ही देर में मेरी जान जाने वाली थी। अब मौत बहुत करीब थी। मैं जान बचाने के लिए छटपटा रही थी। बचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसी वक्त शायद कमरे में हो रहे शोर को सुन के सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ते हुए वहां आए और मुझे उससे छुड़ाया। मेरे सर से खून निकल रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नर्स के प्रोफेशन में, जहां हमें दूसरों की जान बचानी होती है, एक दिन मेरी ही जान पर बनाएगी। अगर उस दिन वो सिक्योरिटी गार्ड्स 1 मिनट और लेट हो जाते तो मैं पक्का आज जिंदा नहीं होती। मेरी एज 20 साल है। मैं जिस हॉस्पिटल में हूं वो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये शहर भी ज्यादा बड़ा नहीं है और उसके हिसाब से हॉस्पिटल काफी बड़ा है। जिस एरिया में हॉस्पिटल है उस एरिया में क्राइम भी बहुत ज्यादा है और ड्रग्स का धंधा भी बहुत ही फैला हुआ है। मैं सिक्योरिटी में हूं, इसीलिए मेरी ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगती रहती है, जैसे कि इमरजेंसी रूम, साइक वार्ड और मॉर्चरी में। यहां काम करते हुए मैंने कुछ बहुत ही भयानक मंजरों का सामना किया है। यहां पर जो कुछ भी मैंने देखा है वो सारी उम्र मेरे दिमाग में छपा रहेगा। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मुझे ये डरावनी चीजें याद ना आए। सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते मुझे सिर्फ सिक्योरिटी का काम करने के लिए ही लगाया गया था,
लेकिन यहाँ हमसे हर तरह का काम करवाया जाता है। ये वाली कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ मॉर्चुरी में हुई थी। मॉर्चुरी मतलब वो जगह जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है। हमेशा की ही तरह आईसीयू से कॉल आई कि एक पेशेंट की मौत हुई है और उसकी डेड बॉडी को मॉर्चुरी में शिफ्ट करना है। तो मैं वहाँ गया और बॉडी को बैग में डाला। जिसकी मौत हुई थी वो एक बूढ़ा आदमी था, 50 से 60 के करीब एज होगी उसकी। मौत कैसे हुई ये हम कभी नहीं पूछते, क्योंकि हमें क्या मतलब कोई कैसे मरा। हमारा काम तो बस उसकी लाश को शिफ्ट करना था। तो मैंने अपने ग्लव्स पहने और उसकी बॉडी को बैग में डाला। लेकिन बैग बंद करने से पहले मैंने एक बार उसकी लाश की तरफ अच्छे से देखा। उसकी लाश देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि नॉर्मली हर एक डेड बॉडी पर किसी चोट का या किसी कटे का निशान जरूर होता है, लेकिन उसकी बॉडी पर कहीं किसी चोट का कोई निशान नहीं था। मैं बहुत डरावनी लाशें भी देख चुका हूँ, लेकिन उस लाश को देखकर पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कुछ बहुत गड़बड़ है। खैर, मैंने बैग की चेन बंद की और स्ट्रेचर पर उसको मॉर्चरी में ले गया। वहां ले जाकर उसकी रजिस्टर में एंट्री की और फिर उसको फ्रीजर में डाल दिया। आगे बताने से पहले बता दूं कि मैं उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पर लाया था और उसको वैसे ही फ्रीजर में डाल दिया था। बैग के अंदर बॉडी अच्छे से बंधी हुई थी और उसका हिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। फ्रीजर में डालकर मैं उसके घर वालों का वेट करने लगा, आकर उसको ले जाने के लिए। करीब 2 घंटे बाद उसकी बॉडी लेने कुछ लोग आए। मैंने बॉडी को फ्रीजर में से निकाला और उसी वक्त सब कुछ गड़बड़ होने लगा। सबसे पहले तो वो लोग कहने लगे कि ये वो बॉडी है ही नहीं जिसको लेने वो आए हैं। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मॉर्चुरी में उस वक्त सिर्फ 2 ही बॉडी थी और दूसरी एक औरत की थी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी हो। वो सही बॉडी थी। काफी देर बहस करने के बाद उन्होंने मान लिया कि वो वही बॉडी है। लेकिन फिर तभी चीजें और अजीब होने लगी। उनमें से एक ने बॉडी बैग खोला तो मेरी आंखें तो फटी की फटी ही रह गईं। बॉडी के हाथ पैर बिल्कुल उल्टे मुड़े हुए थे, यहां तक कि उसका सर भी पीछे की तरफ मुड़ा था। उसका एक हाथ उसकी कमर के नीचे दबा हुआ था और उसका मुंह खुला हुआ था, मानो कि वो चीख रहा हो। आंखें बाहर निकली हुई थी। ये देख के वो लोग गुस्से से मुझ पर चिल्लाने लगे कि किसी की लाश को ऐसे रखा जाता है क्या। मेरे तो दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मेरा मतलब, मैंने तो उसकी बॉडी को बिल्कुल अच्छे से बांध के रखा था। मैं चाहे कितना भी बुरा हूं, लेकिन कम से कम इतना बुरा भी नहीं हूं कि किसी की लाश के साथ ऐसा करूं। मैंने उसको अच्छे से बैग में डाला था और उसको मेरे अलावा किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। मेरे सुपरवाइजर को बुलाया गया, जिसने मुझे सबके सामने डांट लगाई। मैं चुपचाप खड़ा था, बोलता भी क्या, वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने ही तो था। वो लोग मुझे गालियां देते हुए वहां से डेड बॉडी लेकर चले गए। मैं तब तक शॉक में ही था। मुझे नहीं पता वो कैसे मरा, लेकिन वो चीखते हुए तो पक्का नहीं मरा था। एक बार हमारे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी पेशेंट आई। उसके हस्बैंड की मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी और उसकी वजह से वो बहुत दुखी थी और इसीलिए उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। उसकी फैमिली में और कोई नहीं था सिवाय उसके हस्बैंड के, जो कि मर चुका था। वो बहुत कम बात करती थी और जब कुछ बात करती भी तब उसकी आधी बातें तो समझ में भी नहीं आती थी। मुझे उसकी हालत पर बहुत दया आती थी, क्योंकि जब से वो एडमिट हुई थी उसके घर के आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग जिनके साथ वो उठती बैठती थी, उनकी भी मौत हो गई थी। उसके पास एक एल्बम थी जिसमें उसके हस्बैंड के अलावा उन सब लोगों की फोटो थी जिनकी अभी मौत हुई थी। जब वो हॉस्पिटल में थी, मुझे उसकी हालत देखकर
उस पर बहुत तरस आता कि कैसे इतनी एज में उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, और मैं कोशिश करती थी कि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और 3-4 दिन में ही मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही एक दिन बातों बातों में उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अब मेरा टाइम आ गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोल के उसने मेरे हाथ में एक फ़ोटो पकड़ाई। वो मेरी फ़ोटो थी। फ़ोटो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सोच के कि मैं उस बूढ़ी औरत के लिए कितना इम्पोर्टेंट थी कि उसने मेरी फ़ोटो तक अपने पास रखी हुई थी। 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। मैं किसी पेशेंट की मौत पर रोती नहीं थी, लेकिन उसकी मौत पर मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं कई दिन तक उसको याद करके रोई थी। उसको पता था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है और जाने से पहले उसने मुझे वो फोटो भी गिफ्ट करी थी। फिर करीब 2-3 महीने बाद मैं एक दूसरी नर्स से बातें कर रही थी और उसी बूढ़ी औरत का जिक्र होने लगा। वो दूसरी नर्स उसको पागल सन की बुढ़िया बोल रही थी। उसके मुंह से ऐसा सुन के मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको नाराज होते हुए बोला कि ऐसे क्यों बोल रही हो, वो तो इतनी अच्छी औरत थी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। अच्छी औरत? तुम्हें नहीं पता क्या उस बुढ़िया के बारे में? उसने बताया कि उस बुढ़िया के मरने के कुछ दिन बाद पता चला कि उस बुढ़िया ने ही अपने हस्बैंड को जहर देकर मारा था, क्योंकि वो किसी तरह का कोई काला जादू किया करती थी। वो लोगों से दोस्ती करती, उनकी फोटो लेती और तब तक उस फोटो को छुपाए रखती जब तक कि वो उनको मार ना दे, और उनको मारने के बाद वो उनकी फोटो को ट्रॉफी की तरह अपने पास इकट्ठा करके रखती थी। और शायद यही कारण था कि जहां वो रहा करती थी उसके घर के आसपास बहुत सारे लोगों की एक एक करके मौत हो गई थी। पुलिस को उसके यहाँ से सैकड़ों लोगों की फोटो मिली थी जिनको उसने जहर देकर मारा था, और जिन फोटो को वो मुझे फैमिली फोटो बताकर दिखाती थी वो उन लोगों की ही फोटो थी जिनको उसने मारा था। उस नर्स की बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गईं, क्योंकि उस बुढ़िया का अगला शिकार मैं ही थी। मेरी एज 28 साल है और पिछले साल अगस्त में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। काफी रात हो गई थी, इसीलिए हमने घर वापस जाने का फैसला किया। हम 8 घंटों से बाहर थे। बार से बाहर आते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि चलो सीढ़ियों से चलते हैं और देखते हैं कौन सबसे पहले नीचे उतरेगा। हम सब नशे में ही थे और जल्दबाजी में उतरते हुए मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं लुढ़कता हुआ सीधा नीचे जा गिरा। मेरा घुटना सीधा जमीन पर जाकर लगा। मैं उसी वक्त समझ गया था कि घुटने में कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे दोस्त मुझे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल पहुंच के मुझे जल्दी से ऑक्सीजन लगाई गई। एक्सरे रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेरे दोनों पैर टूट गए थे। एक्सरे रिपोर्ट सुन के तो मेरा दिल ही टूट चुका था कि डॉक्टर ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक मुझे हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ेगा एक करेक्टिव सर्जरी के लिए। डॉक्टर्स ने मुझे मॉर्फिन के डोज दिए और फिर एक वार्ड बॉय मुझे एक स्ट्रेचर पर लेटा के दूसरे वार्ड में ले गया, जहां उसने मुझे एक प्यारी सी नर्स से इंट्रोड्यूस करवाया। नर्स ने बताया कि अब मैं अगले कई दिनों तक वहीं उसी वार्ड में ही रहूंगा। जिस सेक्शन में मेरा बेड था वहां टोटल 5 बेड्स लगे थे। उस वक्त सुबह के 5 बजे थे और पूरे हॉल में बिल्कुल सन्नाटा था और अंधेरा था। फिर नर्स ने मुझे कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करवाए। मैंने हल्की हल्की रोशनी में ही अपने बेड से लेटे हुए देखा कि ठीक मेरे अपोजिट वाले बेड पर जो पेशेंट था वो बाकी सब पेशेंट्स की तरह सोया नहीं हुआ था। वो जग रहा था और अपने बेड पे बैठा था और मुझे अंदर लाते हुए देख रहा था। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके सर पर सफ़ेद बाल थे जो खिड़की से आती रोशनी में चमक रहे थे।
जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा, मैंने सोचा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे अजीब लगी वो ये थी कि वो बिल्कुल शांत बैठा था, बिना किसी मूवमेंट के, जैसे कि वो कोई पुतला हो। ना कोई आवाज कर रहा था, बस वहीं बैठा मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। और इससे पहले कि नर्स वहां से जाती, मैंने उसको सामने पर्दा करने को कहा। पर्दा होने के बाद मैंने राहत सी महसूस की और कुछ ही देर में मैं सो गया। सोए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि किसी की बातें करने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। उठा तो देखा कि सामने मेरे मम्मी पापा खड़े हैं और उनके साथ वो ही सामने वाले बेड का बूढ़ा आदमी खड़ा है। और वो सब आपस में ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वो पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं बहुत ही रिजर्व्ड किस्म का इंसान हूं और नॉर्मली हर किसी से बात नहीं करता, इसलिए मुझे अपने मम्मी पापा पर भी बहुत गुस्सा आया कि क्यों वो एक अजनबी के साथ इतना घुल मिल के बातें कर रहे हैं, वो भी ठीक मेरे सामने, जबकि मैं सो रहा था। मम्मी पापा ने मेरा हाल पूछा और उस आदमी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। वो आदमी 70 साल का था और उसने बताया कि उसको कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए वो कई दिनों से वहां अकेला रहकर बोर हो गया है। थोड़ी बहुत देर बातें करने के बाद वो वापस अपने बेड पर चला गया। मैंने अपने पेरेंट्स से गुस्सा किया कि क्यों आप किसी से भी बातें करने लग जाते हो। पापा ने मजाक में ही बात टाल दी। बातों से तो वो बहुत फ्रेंडली लग रहा था, इसीलिए मैंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मेरे पेरेंट्स भी चले गए, उनको वहां रुकना अलाउड नहीं था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और मेरे घुटनों में स्प्लिंट्स लगाए। डॉक्टर ने बताया कि 2 दिन बाद मेरी सर्जरी होगी और उसके 1 हफ्ते बाद तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगा और कम से कम अगले 3 महीनों तक चल नहीं पाऊंगा। डॉक्टर जब मुझे ये सब बता रहा था, सामने वाला वो बुढ़ा बिल्कुल ध्यान से हमारी बातें सुन रहा था। और डॉक्टर्स के जाने के बाद वो मेरे बेड के पास आया और खड़े रहने के बजाय वो साथ वाली चेयर पर बैठ गया और पूछने लगा कि डॉक्टर्स ने क्या बोला है। मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मुझे ये तो पता चल ही गया था कि ये कोई खतरनाक बुढ़ा नहीं है। मैंने कहा, आपको तो पता चल ही गया होगा डॉक्टर्स ने क्या कहा, आप तो बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। मेरे ये बोलते ही उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम से चेंज हो गई। अभी कुछ देर पहले तक वो एक भोला भाला सा आदमी बनके उस चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया था, मानो कि वो बहुत गुस्से में हो। वो कुछ सेकंड्स तक मेरी तरफ घूरता रहा, फिर भारी सी आवाज में बोला, मेरी वाइफ कुछ दिन पहले मरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे ज्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी की मौत के बारे में बातें करना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसकी बात सुन के मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया। ओह, आई एम सॉरी, मुझे सुन के दुख हुआ। ये कब हुआ? मैंने पूछा। वो वैसे ही चुपचाप बैठा मेरी आंखों में ही घूरता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो मेंटली वहां नहीं है। 3 हफ्ते पहले, वो धीरे से बोला। उस पॉइंट तक मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा था और मैं बस उससे पीछा छुड़ाना ही चाह रहा था। और लकीली उसी वक्त नर्स वहां आ गई। डिनर का टाइम हो गया था। वो वापस अपने बेड पर चला गया। डिनर करने के बाद वो टीवी देखता रहा। मैं भी अपने फोन में गाने सुनता रहा। मुझे खुशी थी कि अब वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। पक्का उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है, मैंने मन ही मन सोचा। फिर मैंने नर्स को अपने बेड के तीनों तरफ पर्दा करने को बोला और वो पर्दा लगा के वहां से चली गई। हालांकि उस वक्त भी मुझे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी ही सो गया और सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई। मैं अभी और सोना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था समझ में नहीं आ रहा था। हॉल में रोज की ही तरह अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने बेड पे लेटे लेटे ही एक हाथ से अपना तकिया उठाया और साइड वाले पर्दे को हटाया। पर्दा हटाया
तो देखा कि वही बुड्ढा ठीक मेरे बेड के सामने खड़ा है और मेरी तरफ देख रहा है। उसको वहां देख के मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। यहां क्या कर रहे हो? मैं गुस्से में बोला, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, वहीं चुपचाप खड़ा मेरी तरफ घूरता रहा। उसके चेहरे पर हंसी थी, जैसे कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मुझे लगा कहीं ये नींद में तो नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल अलर्ट था। मैंने फिर से पूछा, हेलो, यहां क्या कर रहे हो? इस बार मेरी बात सुन के वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसकी इस हरकत ने मुझे परेशान तो कर दिया था, लेकिन मैंने नर्सिस को कुछ नहीं बताया। मेरा मतलब एक 70 साल के बूढ़े से मैं डर जाऊं, ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात थी। हाँ, मैंने अपने कुछ दोस्तों को जरूर मैसेज करके बताया। मेरे दोस्त अगले दिन मुझसे मिलने आए। उन्होंने उस बुढ़े से भी बात की। उन्होंने भी बोला कि ये तो बिल्कुल शांत आदमी है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन मुझे सर्जरी के लिए ले जाया गया। 4-5 घंटे सर्जरी वाले वार्ड में रहने के बाद मुझे वापस उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक उसी जगह जहां मैं पहले था, उस बुढ़े के सामने। डॉक्टर्स ने मुझे मॉर्फिन का हैवी डोज दिया था, जिससे कि मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। मेरा मूड इतना अच्छा था कि एक बार के लिए मैं उस बुढ़े के बारे में भूल ही गया था। मेरे दोनों घुटनों पर स्क्रूज लगे थे और मोटी मोटी पट्टियां बंधी थी। नर्सेस हर एक घंटे में मुझे चेक करने आ रही थी, इसीलिए उनके बार बार आने से सामने वाला पर्दा थोड़ा सा साइड हट गया था। रात में मुझे लेटे लेटे सामने ठीक से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो बुढ़ा सोते हुए बहुत जोर जोर से खर्राटे मारता था। इसलिए उसके खर्राटों की आवाज सुनकर मैं समझ गया था कि वो सो रहा है। मॉर्फिन की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अपने फोन में ही गेम्स खेलने लगा। अब मुझे नहीं पता कि उसके खर्राटे कब बंद हुए, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उन पर गया, खर्राटों की आवाज बंद हो चुकी थी। मैंने उसके बेड की तरफ भी देखा, लेकिन ठीक से कुछ दिखा नहीं। मैं वापस अपने गेम में लग गया कि तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। कोई मेरा नाम ले रहा था, धीरे धीरे। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि यह हरकत उसी बुढ़े की है। फिर कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने फील किया कि कोई मेरे पैरों की उंगलियों को सहला रहा है। वो बुढ़ा पर्दे के पीछे से ही हाथ निकालकर मेरे पैरों को छू रहा था। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मैं उस पर जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं जिस हालत में था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरा मतलब मेरे दोनों घुटनों में कई सारे स्क्रूज लगे थे। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, और मैं नहीं चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे मेरी चोट और ज्यादा बढ़ जाए। मैं बस उसके वहां से जाने का ही वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं गया, बल्कि अब वो मेरे थाइस पर हाथ फेर रहा था। बस अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकता था। हमारे बेड के नीचे एक इमरजेंसी बटन था, और मैंने उसी वक्त वो बटन दबा दिया। बटन दबाते ही हॉल का बजर बज उठा और एक नर्स भागती हुई मेरे पास आई। इसी बीच वो बुढ़ा भी भाग के अपने बेड पे चला गया था। नर्स को मैंने सब कुछ बताया और बोला कि मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उसने कुछ बोला तो नहीं, बस सर हिलाया और बोला कि मैं अभी आती हूँ। 10 मिनट बाद वो फिर से आई और बोली कि आपको मॉर्फिन दी जा चुकी है, इसीलिए आपको स्लीपिंग पिल्स नहीं दी जा सकती। स्लीपिंग पिल्स? मुझे स्लीपिंग पिल्स नहीं चाहिए। मैंने कब स्लीपिंग पिल्स मांगी? आपने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? मुझे इस जगह नहीं रहना, मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करो। फिर वो बोली कि बाकी के सारे वार्ड्स भरे हुए हैं, आपको 2-3 दिन तक यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे। और फिर से वहां से चली गई। मुझे तेज गुस्सा तो आया, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं इतना लाचार जो था। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह बस थोड़ी देर के लिए ही सोया था। अगली सुबह
वो फिर से मेरे पास बात करने के लिए आया। मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो वापस चला गया। फिर कुछ घंटों बाद हमारे वार्ड में एक और पेशेंट को लाया गया जिसकी एज 18-20 साल के करीब थी और उसके भी दोनों पैरों में प्लास्टर लगा हुआ था। जब उसको वहां ला रहे थे, मैंने देखा कि वो बुढ़ा उसको भी ठीक वैसे ही गंदी नजरों से देख रहा था जैसे उसने मुझे देखा था। मुझे राहत भी थी कि शायद अब इसका ध्यान मुझसे हट जाएगा और ये मुझे परेशान करना छोड़ देगा, लेकिन बुरा भी लग रहा था उस नए लड़के के लिए। शाम होते होते वार्ड बॉय मेरे पास आया और बोला कि आपको दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाहर जाते हुए मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन वो मुझे ही देख रहा था। कुछ दिन बाद मुझे उस हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मुझे वो बुढ़ा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी उस रात को याद करता हूं तो सोचता हूं कि कैसे एक 70 साल के बुढ़े ने मुझे इतना डरा दिया था। मैं उस वक्त कितना बेबस और लाचार था। मैं उस बुढ़े की दोबारा कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।